बेटा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखा हमने कल। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इसमें हमने देखा कि इसमें एक वायर होती है, लॉन्ग वायर, जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, और वहां हमने देखा देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी आज क्या करेंगे बेटा, वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ EMFs of two cells। कंपैरिजन ऑफ EMFs of two cells, दो सेल्स के EMF को हम कैसे कंपेयर करते हैं। देखो क्या है बेटा, प्राइमरी सर्किट तो मैंने आपको कल भी बताया, प्राइमरी सर्किट विल रिमेन एज इट इज। ये वायर है AB, रेजिस्टेंस वायर जिसे बोलते हैं, जिसमें हम एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी, यहाँ की लगा के। ठीक है, करंट की मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर हम एमीटर लगा सकते हैं। यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ। दिस इज द की। ठीक है, देखो जिन सेल्स की EMFs को कंपेयर करना है, यहाँ देखो आप सेकेंडरी सर्किट जो है, यहाँ दो सेल्स लगा देंगे। एक चीज नोट रखना है बेटा, यहाँ बैटरी लगाते हैं, यहाँ सेल लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन सर्किट है, ड्राइविंग सर्किट है, करंट जो है इधर से आनी चाहिए। यहाँ हम दो सेल्स लगाएंगे, एक की EMF है E1, दूसरे की EMF है E2। ठीक है, ये दोनों सेल्स का जो नेगेटिव है connected to two terminals, then the third terminal is, ये बेटा जो इस तरह का अरेंजमेंट है, देखो ध्यान से, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टू वे की। इस अरेंजमेंट को we'll call it as टू वे की। जैसे एक नॉर्मली देखो की होती है ऐसे, एक ओपन टर्मिनल होता है ऐसे, एंड हम की इंसर्ट करते हैं तो देखो उसका मैकेनिज्म क्या है, ऐसे डिस्कनेक्टेड है, की इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दिस द की। अब टू वे की में क्या है बेटा, ऐसे दो स्लॉट्स होते हैं, 1 और 3, 2 and 3, बट देयर इज ओनली वन की एक ही है, स्लॉट्स दो हैं। जब उस एक की को हम 1 और 3 के बीच में कनेक्ट करेंगे, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। इस सेल का जो EMF है बेटा, दैट EMF इज फिक्स्ड। जब इस जॉकी को स्लाइड करेंगे रेजिस्टेंस वायर के ऊपर, ये है हमारे पास ये है हमारे पास स्केल। जब हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे रेजिस्टेंस वायर के ऊपर, तो ये जो वायर है ये भी सर्किट का पार्ट बन जाएगी। और ये वायर एक नॉर्मल वायर की तरह नहीं है, ये वायर जो है ये एक रेजिस्टेंस वायर है। देखो मान लो पहले जॉकी हमने यहाँ कनेक्ट की थी, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम जॉकी को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दें, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें बेटा यही चीज मेन है जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। दिस पार्ट वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लास। देखिए अब यहाँ वर्किंग देखो, द सेल्स whose EMFs are to be compared
are connected in the secondary circuit of potentiometer. जिन सेल्स की ईएमएफ्स को कंपेयर करना है उन सेल्स को एक पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेकेंडरी सर्किट है। ये दोनों सेल्स एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है थ्रू ए टू वे की। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। द टू सेल्स आर कनेक्टेड to a galvanometer through a two-way key. ये दोनों सेल्स एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड हैं थ्रू ए टू वे की। 1 2 3 इसको बोलेंगे टू वे की। तो ये वन वे की होती है जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव ओनली वन स्लॉट, वन की, वी इंसर्ट इट एंड द सर्किट एंड द कनेक्शन इज कंप्लीट। व्हेन वी हैव a two-way key we can insert the key between 1 and 3 और between 2 and 3। ये चीज समझ आ गई? ठीक है, इसमें और कोई बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन जैसे हमारे बाकी सर्किट्स थे वैसे ही है। बस यही है कि यहाँ एक नहीं दोनों सेल्स को कनेक्ट करना है, बट वन एट ए टाइम। दोनों सेल जो है वो इकट्ठे कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, एक टाइम पे एक ही सेल कनेक्ट होता है। अब देखो बेटा, दो स्टेप्स में है इसका वर्किंग। अब मैं वो स्टेप्स तो यहाँ थ्योरी तो नहीं लिखूंगा। पहले स्टेप में क्या करते हैं, की को इंसर्ट करते हैं बिटवीन 1 and 3। की इज इंसर्टेड बिटवीन 1 and 3। ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं 1 और 3, की को इन तीनों के बीच में हम इंसर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, ये वाला जो सेल है जिसकी ईएमएफ E1 है, दिस कम्स इन द सर्किट और जॉकी को स्लाइड करते हैं। देखो सेल की ईएमएफ फिक्स्ड है, E1 इज फिक्स्ड। ध्यान से समझना, कल आपको मैंने एक सर्किट बताया था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आपके पास ऐसे दो सेल्स हैं तो हम करंट को जीरो बना सकते हैं। देखो इस सेल की ईएमएफ जो है वो है E1। इट विल हैव सम वैल्यू लाइक 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ होगी वैल्यू। यहां जो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वेरिएबल है, क्योंकि यहां से कांस्टेंट करंट हम फ्लो करवा रहे हैं। मान लो ये 1.5 वोल्ट है और इतनी लेंथ के अक्रॉस अभी 1 वोल्ट है, तो हम थोड़ा और करेंगे आगे। जैसे 1.5 वोल्ट होगा तो करंट जो है इस पार्ट में जीरो हो जाएगी। यही हमने कल पढ़ा कि ये अगर आपके पास एक फिक्स्ड ईएमएफ और एक वेरिएबल ईएमएफ वाला सेल है तो हम करंट को जीरो बना सकते हैं। कैसे करंट को जीरो बनाएंगे, इस सेल की ईएमएफ को वेरी करेंगे, जब ये उसके बराबर हो जाएगी करंट विल बिकम जीरो। की इज इंसर्टेड बिटवीन 1 and 3। ठीक है, की को इंसर्ट करेंगे बिटवीन 1 and 3। द जॉकी इज स्लाइडेड, the jockey is slided on the resistance wire till galvanometer shows zero deflection। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो क्यों करता है। ठीक है, यहां देखो बेटा, ध्यान से समझना, यही मेन पॉइंट है। यहाँ E1 फिक्स ईएमएफ है, ये E2 वेरिएबल ईएमएफ है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको वेरी करके जब इसके बराबर कर देंगे तो इस पार्ट में करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। हमने क्या किया इस स्टेप में, की को इंसर्ट किया बिटवीन 1 and 3। तो जॉकी को स्लाइड करते हैं ऑन द रेजिस्टेंस वायर। जब हम जॉकी को रेजिस्टेंस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे ऑन द रेजिस्टेंस वायर, मान लो यहाँ कहीं जाके गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगी। सोचो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन क्यों हुई होगी। इस सेल का ईएमएफ फिक्स्ड है जैसे यहाँ था, इस वायर के ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है। हायर वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। तो की को जब हम इंसर्ट करेंगे बिटवीन 1 and 3, ये वाला सेल जिसकी ईएमएफ E1 है, दिस विल कम इन द सर्किट। When this comes in the circuit,
जॉकी को स्लाइड करेंगे, ठीक है, टिल गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। बेटा जब इस गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की, गैल्वेनोमीटर ने जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो की तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, इस पार्ट में। अब कल हमने ये पढ़ा था कि किसी भी वायर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा सिंस इस पार्ट में करंट जीरो हो गई है तो इस सेल की जो ईएमएफ है, मतलब जो E1 है, that becomes equal to potential difference. The jockey is slided on the resistance wire AB till galvanometer shows zero deflection. At this stage क्या हो रहा है देखो, at this stage the EMF at this stage जो EMF of the cell है that becomes equal to potential difference. कौन सा potential difference? Potential difference across balancing length. बेटा बैलेंसिंग लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, फिर से देखो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में भी यही चीज है। इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितने भी पोर्शन, अगर ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बट सिंस इस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब इस सेल के कारण कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसको, जैसे ये वाला सेल है इसका कंट्रीब्यूशन इसने जीरो कर दिया, तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल की ईएमएफ के बराबर है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो वी कैन से देयरफॉर E1 जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 2 देखो। सेकेंड स्टेप में यहां से 1 और 3 से निकाल के 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करते हैं। द की इज इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3। जब हम की को इन दोनों टर्मिनल्स 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, द की इज इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3, so the cell with EMF E2 comes in the circuit। दूसरा वाला जो सेल है उसकी EMF है E2। नाउ दिस विल कम इन द सर्किट। ये निकल गया, यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये ओपन सर्किट, मतलब ये अब इसका कोई रोल नहीं है। अब ये E2 आ गया सर्किट में। अगेन विल स्लाइड द जॉकी, बैलेंसिंग लेंथ L2 विल बी ऑब्टेन्ड। अगर ये सेल डिफरेंट हुआ तो अब की बार जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। तो अब अगर बैलेंसिंग लेंथ L2 है, ऐसे लिखूंगा, इफ L2 इज द बैलेंसिंग लेंथ देन जो सेल की ईएमएफ होगी, अब की ईएमएफ, अब की बार जो ईएमएफ है वो उस बैलेंसिंग लेंथ E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। E1 is proportional to L1, E2 is proportional to L2. So when we divide equation 1 by equation 2, we say that E1 by E2 equals to L1 by L2. सेल्स के जो EMF है उनकी रेशियो किसके बराबर है, that ratio is equal to the ratio of their lengths। ठीक है, तो हमने EMF को कंपेयर ही करना था, कंपैरिजन ऑफ EMFs। इससे हमें यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, उससे देखेंगे लेंथ की वैल्यू, डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा रेशियो क्या है। अब अगर किसी सेल की EMF पता करनी है तो EMF की मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि सेल की एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम पोटेंशियोमीटर से किसी सेल की EMF को भी मेजर कर सकते हैं। बेटा EMF मेजर करने के लिए व्हाट वी डू,
देखना ध्यान से। एक बार क्या करेंगे, हम कोई स्टैंडर्ड सेल लगाएंगे। स्टैंडर्ड सेल मतलब एक ऐसा सेल जिसकी ईएमएफ नाउन है, पहले से पता है। इन दोनों में से बेटा देखो, मान लो E1 पता है, उसके लिए हम लेंथ निकाल लेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। E2 नहीं पता है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो L1 भी पता चल गया, L2 भी पता चल गया, E1 पहले से ही पता है। मतलब ये कि अगर हमने E1 और E2 का एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक किस्म से, कि E1 by E2 किसके बराबर है, therefore E1 by E2 equal to L1 by L2। तो EMFs का कंपैरिजन तो हो गया, बट द थिंग इज, अगर one of the cells is of noun EMF, एक सेल की EMF अगर पहले से पता है, if one of the cells is of noun EMF, then the EMF of other can also be calculated। अगर एक सेल की EMF पता होगी तो दूसरा सेल जो है उसकी EMF जो है वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये है बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन, इसमें हम कंपैरिजन के साथ साथ मेजरमेंट भी कर देते हैं। दोनों सेल्स के ईएमएफ की कंपैरिजन किया और फिर मेजरमेंट हो गई। अब इस पे बेस देखो, क्वेश्चन किस तरह का आया है एग्जाम में। अगर हम दो सेल्स को बेटा, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर का सेकेंडरी सर्किट है, इस सेकेंडरी सर्किट में अगर दो सेल्स को सीरीज में लगाया है एक बार, एक सेल की ईएमएफ E1 दूसरे की E2, सीरीज में उनको कनेक्ट किया है, और ऐसा कनेक्ट करने से इनकी जो बैलेंसिंग लेंथ आती है, इस तरह से सीरीज में लगाया ये दोनों को सेम टाइम पे, जो बैलेंसिंग लेंथ आती है दैट कम्स टू बी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया, एक सेल के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया, बोला इसको E1 E2 ही, लेकिन अब जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन वन केस द टू, ये सिर्फ सेकेंडरी सर्किट, जैसे कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे सिर्फ प्राइमरी सर्किट वाले, सिर्फ सेकेंडरी सर्किट की बात हो रही है। एक केस में ये वाले दो सेल्स ऐसे लगाए, दूसरे केस में, एंड ये गिवन है कि E1 जो है वो E2 से बड़ा है। तो अब की बार जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 30 है, तो आपको ये बताना है कि E1 का वैल्यू कितना होगा और E2 का वैल्यू कितना है। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2। कैसे करेंगे बताओ। अगर सेल्स को इस तरह से जोड़ा है, ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको शायद आवाज का प्रॉब्लम है। ये हमारे पास अगर सर्किट एक्चुअली देखा जाए कैसा होगा, ये वायर होती है हमारे पास ए बी, ये है हमारे पास सर्किट, बैलेंसिंग लेंथ हमने फाइंड की। अगर सेल्स ऐसे लगे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीरीज, जिसमें E1 प्लस E2 किसके प्रोपोर्शनल है, 50 के। इस तरह से लिखेंगे। अगर अगर ये वाला सेल देखो, ये भी सीरीज है बट इट इज कॉल्ड एज सीरीज अपोजिशन। जब सेल्स सीरीज अपोजिशन में है तो E1 माइनस E2 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 30।
ये चीज गिवन है कि E1 E2 से बड़ा है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन E1 माइनस E2। तो अगर आप रेशो फाइंड करें, E1/E2 फाइंड करें यहां से, समझ में आ गया लॉजिक? E1/E2 कितना होगा? देयरफॉर E1 बाय सॉरी E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू 5/3। इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम E1 कैसे निकालेंगे और E2 कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट बताता हूँ, अदरवाइज थोड़ा लेंथी हो जाता है। देखो, इसमें एक मैथ्स वाले बच्चों ने तो बड़ी बार यूज किया होगा, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, मैथ्स वाले यूज करते हैं, बायो वाले भी देखो क्या है ये। अगर कभी आपके पास कोई दो रेशो बराबर है, जैसे इफ ए डिवाइडेड बाय बी, आप इसको और भी बड़ी जगह अप्लाई कर सकते हो। अगर ए बाय बी जो है वो सी बाय डी के बराबर है, तो ऐड कर लो बेटा, ए में बी ऐड करो, ए में से बी माइनस करो, सी में डी ऐड करो, सी में से, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। दिस मेथड इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर आप इसको यहाँ यूज कर लें, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बनेगा ए बाई बी की जगह है यहाँ E1 प्लस E2, सो आई राइट E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 divided by A minus B, so it will be E1 plus E2 minus E1 plus E2। ठीक है, माइनस किया वो आप चेक करो, 5 प्लस 3, 5 माइनस 3। न्यूमरेटर में हमारे पास ये E2 और E2 कैंसिल हो गया, E1 प्लस E2 आएगा ना, E1 प्लस E2 प्लस A प्लस B आ गया, A माइनस B। ठीक है, सो ये E2 E2 कैंसिल और डिनोमिनेटर में E1 E1 कैंसिल। सो इस तरह से आपके पास बनेगा 2E1 डिवाइडेड बाय 2E2 इक्वल्स टू 2E1 डिवाइडेड बाय 2E2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज 2। सो दैट मीन्स ये 2 और 2 कट जाएगा, E1 बाई E2 आपके पास आ जाएगा, E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू 4। चेक कर लो, E1 इक्वल टू 4 E2, चेक कर लो इसको, E1 इक्वल टू 4 E2। बोमिना आप चेक करो E1 इक्वल्स टू E2 कैसे आया आपका। बेटा जो सेकंड एप्लीकेशन है, इसमें हम ये देखेंगे कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस में द सेकंड वन इज मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कैसे हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं? अगेन द प्राइमरी सर्किट विल रिमेन सेम। ठीक है, एक रियोस्टेट, ये आपके पास प्राइमरी सर्किट एज इट इज। ये रेजिस्टेंस वायर है ए बी, जिसमें करंट फ्लो करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे।
उसके लिए बेटा मैं यहाँ वो सर्किट लगाऊंगा, आपको याद होगा ये सर्किट हमने तब भी बनाया था जब हमने किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले दिन सेल के केस में ये सर्किट बनाया था, इफ यू रिमेम्बर इट वाज लाइक दिस, कि ये हमारे पास एक सर्किट है, सेल के ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ठीक, सेल के अक्रॉस जो सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। और ईएमएफ तब होता है, ध्यान देना इस चीज को, ईएमएफ तब होता है व्हेन द की इज ओपन, व्हेन नो करंट फ्लोज। इफ यू रिमेंबर, करंट फ्लो नहीं करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। और जब करंट फ्लो करेगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी। तो इफ यू रिमेंबर हमारे पास इक्वेशन थी ऐसे सेल के केस में, और यहीं पे बेटा हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, E by V minus 1 into R। ये याद है, ये भूल गए? What is difference between EMF and potential difference? वो यहाँ काम आने वाली चीज है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, देखना बेटा। इस सेल की जो EMF है, मान लेते हैं ये EMF है E, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये RH है। अभी वैसे भी हमें प्राइमरी सर्किट से कोई कंसर्न नहीं है। और यहाँ एक की है K1, ठीक है, ये मेन की है हमारी, यहाँ एक की है K1। बनाना तो बना लो पहले एक बार आप। EMF बेटा तब होती है when the key is open, एंड पोटेंशियल डिफरेंस तब होगी जब ये की जो है ये क्लोज हो जाएगी, when the key is closed। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखना, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हम इस की को दो स्टेप्स में फिर से समझेंगे। स्टेप 1 में क्या है कि K1 इज ओपन। जब ये की ओपन होगी, इस R से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, नो करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस R। इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये दो टर्मिनल्स ले लूं, जैसे नाम रख लूं एक्स वाई, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। तो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू आर, द पोटेंशियल डिफरेंस across xy is maximum and is equal to the EMF of the cell। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। सेल की EMF है E, ध्यान से देखना बेटा इधर, ये टर्मिनल्स एक्स वाई हैं, इस R की बात कर रहे हैं। अगर ये की ओपन है तो इस R में से करंट फ्लो नहीं करेगी। जब इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं करेगी तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास EMF ही होगी। हम क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे ऑन द रेजिस्टेंस वायर AB। द जॉकी इज स्लाइडेड ऑन द रेजिस्टेंस वायर AB till the galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन। देखो फिर से समझो, अगर अभी तक भी नहीं आया था पहले तो अब देख लो। हमने ऐसा है जैसे ये सर्किट लगाया ही नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट कनेक्टेड, की ओपन है ना, सर्किट इज नॉट कनेक्टेड। हम जॉकी को यहां से स्लाइड करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा यहां रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी कम है, ईएमएफ ज्यादा। फिर यहाँ से इसको स्लाइड करके मान लो यहाँ तक ले गए, इस पॉइंट पे अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस
ईएमएफ के बराबर हो गया तो ही गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। रिमेंबर दोज सेल्स इन पैरेलल, सीरीज में जो दो लगाए थे, एक ऊपर एक नीचे, वो सीरीज सर्किट होता है, पैरेलल नहीं। ये दोनों सेल सीरीज में है, तो करंट को जीरो कैसे बना दिया था? इस सेल की ईएमएफ को चेंज करके इसके बराबर करके। तो यहाँ इस सेल की ईएमएफ तो फिक्स्ड है, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज करते 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 जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। इसलिए जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, और जब बेटा ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो ईएमएफ जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। ये हो गया एक स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से देखो, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, यहाँ की लगी है, की को ऑन कर देंगे। जब इस की को ऑन कर देंगे तो अब इसमें से ऐसे करंट लगेगी फ्लो करने। ओवरऑल करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर वैसे नहीं करेगी, मतलब इसी पार्ट में ऐसे करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि जितनी यहां से ये जो करंट आ रही है ये सारी की सारी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। इस वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। जब वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा, अक्रॉस द टर्मिनल एक्स वाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो इन सेकंड स्टेप आप खुद लिखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, की को क्लोज कर देंगे। की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करती है थ्रू द रेजिस्टेंस आर, and the potential difference across xy is v is equal to v। तो अब दोबारा से क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे टिल द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, और जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा, जॉकी को स्लाइड करते जाएंगे, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगेन इट विल बी बैलेंस्ड। सो वील से कि पहले आपके पास क्या इक्वेशन थी, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 के। जब जॉकी को स्लाइड करेंगे V will be directly proportional to L2, and when we divide, कुछ नाम रख लो, 1 and 2 रख लो चाहे, when we divide equation 1 by equation 2 we say that E by V equals to L1 by L2। अच्छा, इससे तो हमें E by V मिला, बट देखो एप्लीकेशन थी क्या, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना था हमें। अब हमें एक्सप्रेशन पता है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का। द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r इक्वल्स टू E by V minus 1 into capital R। और E by V L1 by L2 है। करो आगे, देखो E by V आ गया हमारे पास L1 by L2, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो तो होता है E by V minus 1 into L into कैपिटल R। कैपिटल R मतलब ये यहाँ जो सेल के सर्किट में लगाया था, तो L1 by L2 minus 1 into R। ठीक है, L1 और L2 की मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। जब L1 L2 पता चल जाएगा, स्मॉल r भी पता चल जाएगा, तो वो हमारा जो पर्पस था कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना था, दैट विल बी फुलफिल्ड।